this chapter, we studied that business environment is a sum total of all the forces, individuals, and institutions who directly influence the working of the organization, directly or indirectly प्रभाव डालते हैं. तो what are the factors? Business environment, customers, government, politics, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, कंपटीशन, ये सब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे आते हैं और इन सबको हमें डीपली स्टडी करते रहना चाहिए ताकि हम थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाए. थ्रेट्स मीन्स चेतावनियां या वो फोर्सेस जो हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करती है, एंड अपॉर्चुनिटीज मीन्स वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं. तो हमें अच्छे से इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए कॉम्पिटिटर से पहले और इनका फायदा उठाना चाहिए. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की? दीज आर सम टोटल ऑफ ऑल द external forces of the business, government plus customers plus investors plus suppliers. There are two types of forces, specific forces and general forces. Specific forces के अंदर वो चीजें आती हैं जो बिजनेस पे डायरेक्टली असर डालती हैं, जैसे सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स. एंड जनरल फोर्सेस में ये 5 फैक्टर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, और टेक्नोलॉजी जो बिजनेस पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है. एंड थर्ड इज बिजनेस इन्वायरमेंट इज इंटर रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो योगा क्लासेस की, योगा टीचर्स की, जिम की, डाइट, फूड, मिनरल वाटर की डिमांड भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो दे आर बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है. बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑल्सो डायनामिक. डायनामिक मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कंज्यूमर का फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, न्यू फॉर्म्स आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं. सो कभी तो छोटा सा चेंज बिजनेस में बड़ा इम्पैक्ट डालता है और कभी बड़ा चेंज भी बिजनेस में बहुत छोटा इम्पैक्ट डालता है. तो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहना चाहिए बिकॉज वी कैनॉट प्रिडिक्ट कि फ्यूचर में हमारे साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर पड़ सकता है किस सिचुएशन का. तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. सो डेट इज़ वाई बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स है. इसे हमें छोटे छोटे पार्ट्स में समझना चाहिए कि हर एक फैक्टर पे क्या असर पड़ रहा है हमारे एम्प्लॉयज़ पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे, और इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज अ होल. हम इसे पार्ट्स में समझ सकते हैं. रिलेटिव मीन्स ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन अलग होता है. इंडिया के लोगों का पहनावा, त्योहार, रीति रिवाज, सोच, टेस्ट अलग होगा अमेरिका और चाइना से. तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? इम्पोर्टेंस मीन्स कि हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए ताकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर है, हम उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकें उनसे, अपने कॉम्पिटिटर से पहले हम कुछ करके दिखाएं. सो कस्टमर्स की लीड्स को हमें रेगुलर, हमारे जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की लीड को हमें रेगुलर देखते रहना चाहिए और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से पहले. आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स. थ्रेट्स हमारे लिए हो सकते हैं फॉरेन कंपनीज जो मार्केट में एंटर कर रही है या फिर न्यू फर्म्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स. तो हमें उन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए और अपनी प्रॉपर प्लानिंग से चलना चाहिए ताकि हम मार्केट में बने रहें. थर्ड इज हेल्पफुल इन टैपिंग और असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज. तो हमें रिसोर्सेज पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे रिसोर्स यूज़ करते हैं, क्या प्राइस पे लेते हैं. तो इससे हम काफ़ी इफेक्टिवली रिसोर्सेज को फाइंड कर सकेंगे, जोड़ सकेंगे रिसोर्सेज को, और सस्ते से सस्ता जो रिसोर्सेज हैं हमें उन पे लेने की कोशिश करनी चाहिए. सो दीज आर द रिसोर्सेज जो बिजनेस को जरूरत पड़ती है: लेबर, कैश, टाइम, मटेरियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, स्पेस. स्पेस मीन्स प्लेस. कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. सो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम स्टडी करते रहेंगे तो हम काफ़ी अच्छे से एक सुटेबल मेजर्स ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं जो चेंजेस हैं उनको बीट करने के लिए, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको बीट करने के लिए या बीट करने के लिए, ताकि उस चेंजेस को हम सक्सीड कर सकें और लॉन्ग लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहें. जैसे मोर एंड मोर डिमांडिंग कस्टमर्स आर देयर, रोज टेक्नोलॉजी भी चेंज आ रहा है, न्यू फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो हमें सुटेबल एक अपना प्रैक्टिसेस लेके चलनी चाहिए. फिफ्थ इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम अच्छे से एनालाइज करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो हमें प्लानिंग करने में और पॉलिसी बनाने में काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की. हम अच्छे से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं. वी कैन हेल्प आवर बिजनेस टू कंटिन्यू विद न्यू पावरफुल एंड कम्पिटिटिव plans. So in this way, business environment also help us to improve our performance. Correct and continuous monitoring of business environment helps an organization in improving its performance. There are 5 components of business environment: economic environment, technological environment, political environment, social environment, and
लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे क्या कंडीशंस आ जाती है, क्या फैक्टर्स आते हैं, ये ओवरऑल कंट्री की परफॉर्मेंस देखते हैं, बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। जैसे इसमें जीडीपी आ जाएगी, या पर पर्सन की क्या इनकम है, उनका सेविंग पैटर्न, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, महंगा यहाँ पे कितनी इन्फ्लेशन है, महंगाई है या डिफ्लेशन है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, कमर्शियल बैंक्स किस रेट पे आरबीआई से लोन ले रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के क्या रिफॉर्म्स है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, मनी कितनी सर्कुलेट हो रही है कंट्री में, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कितना हो रहा है, इंटरनेशनल डेट कितना है हमारी कंट्री पे, और जितनी भी फैसिलिटीज़ है हमारी कंट्री में, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। और हाँ, इनका बहुत असर पड़ता है हमारी एक कंट्री की, हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो फर्म है उस पर। सो नाउ व्हाट इज सोशल इन्वायरमेंट? सो सोशल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, हमारी सोसाइटी आ जाती है। जैसे कि हमारा क्या लाइफ स्टाइल है, यहाँ के लोग, इंडिया के लोग कितने एजुकेटेड हैं, ट्रेडिशनल्स, रीति रिवाज, त्योहार, यहाँ पे जॉब्स कैसी रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए, एससी एसटी के लिए, हेल्थ कैसी है लोगों की, गर्ल एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, लोग कितना सर्वाइव कर रहे हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपोजिशन ऑफ फैमिली मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ ओल्ड एज, कितने लोग एग्रीकल्चर में है, कितने इंडस्ट्रीज में है, और कितने टर्शियरी सेक्टर। सो ये सब किस में आ जाता है, सोशल इन्वायरमेंट में। नाउ थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की नॉलेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, ताकि हमें जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं वो पता लगते रहे, और हम अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में न्यू न्यू चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। फोर्थ इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे क्या आ जाता है, जो रूलिंग पार्टी है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका क्या एटीट्यूड है हमारे बिजनेस के प्रति, वो कितनी हमें क्या एटीट्यूड है, फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, आ जाएगा कंट्री का, गवर्नमेंट कितना इंटरवेंशन कर रही है हमारे बिजनेस में, कितना मीन्स दखल अंदाजी कर रही है, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, जैसे यहाँ पॉलिसी है इंटरनेशनल पीस इंडिया की, और लेबर के क्या लॉस है, टैक्स लॉस क्या है, बिजनेस को कितना टैक्स देना है, करेंसी पे कितने रेगुलेशंस है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसा है। तो इसमें से जितने भी रूल्स रेगुलेशन लॉज है गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, रूलिंग पार्टी ने, वो सब आ जाते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। ये चेंजेस इसमें होते रहते हैं, जैसे पार्टी चेंज होगी तो रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल रहेगी तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और इनस्टेबल रहेगी तो उसमें फिर इन्वेस्टर्स, हमें उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे दूसरी आए, तीसरी आए, तो इससे काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कम करते हैं। सो द बिजनेसमैन मस्ट स्केल दिस इन्वायरमेंट। ये दो एग्जाम्पल्स है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो स्वच्छ भारत अभियान लेके आई थी, और स्किल डेवलपमेंट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बनाओ, मोदी जी ने कहा था स्किल डेवलपमेंट करो, फॉरेन गुड्स पे कम, हाँ, उस पर मतलब कम डिपेंड रहो। नाउ दिस इज लीगल इन्वायरमेंट। सो लीगल इन्वायरमेंट में जितने भी, जैसे गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हो गए, या डिसीजल्स हो गए वेरियस कमीशंस के, एजेंसीज के, ये सब आ जाते हैं। सो बिजनेसमैन हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशंस। सो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है जो बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, तो वो उन्हें ये बिजनेस को उनके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए, और ये सब नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री एक्ट है, कि फेरा एक्ट आया था पहले, फिर उसे फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये एक्ट्स आपसे पूछी नहीं जाएंगे इस चैप्टर में, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें ये सब होता है। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में करंट पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस हो गए, वैसे जो लीगल इन्वायरमेंट है इसमें कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह हो गए, या वेरियस कमीशंस की। जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल है कि सिगरेट का पैकेट है, तो उस पर जैसे एक स्टेटूटरी वार्निंग लिखी रहती है कि हार्मफुल है, कि इससे कैंसर हो सकता है, या जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिटेड है, तो वो हम नहीं दे सकते टीवी पे। सो नाउ द टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो 1991 में कुछ इकोनॉमिक चेंजेस लाए गए थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ताकि हम अपनी इकोनॉमी की हेल्थ को सुधार सके, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी लॉस में चल रही थी। खाली 6 इंडस्ट्रीज लाइसेंस स्कीम में रखी गई, जैसे अल्कोहल, टबैको, एक्सप्लोजिव्स, हजार्डस केमिकल्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस और ड्रग्स। और जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो खाली 4 इंडस्ट्रीज में सेट किया गया, एटॉमिक, आर्म्स, एम्यूनिशन, रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया इंडिया में आने के लिए। ऑटोमेटिक परमिशन दी गई टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। एंड FIBP एक सेटअप किया गया बोर्ड, ताकि इससे हम फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। लिबरलाइजेशन में
काफ़ी सारे जो लाइसेंस है इंडस्ट्रीज के ऊपर वो हटाए गए। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, सो बिजनेस ओनर्स को काफ़ी सारी फ्रीडम दी गई कि टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया गया, अपने मर्जी से वो प्राइस एक फिक्स कर सकते थे, अपना स्केल की बिजनेस लार्ज स्केल पे करना है या स्मॉल स्केल पे करना है। काफ़ी सारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो प्रोसीजर्स थे वो ईजी किए गए और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया। प्राइवेटाइजेशन में वैसे ही जो पब्लिक सेक्टर था उनका रोल क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज किया गया। सो डिसइन्वेस्टमेंट करी गई, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स को सेल कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखा गया, सारी जो इकोनॉमीज है उन्हें एक इंटीग्रेट किया गया। The measures were taken by the government include trade liberalization, which includes import liberalization. Import export को easy कर दिया गया, टैक्स रिड्यूस कर दिए गए, फॉरेन एक्सचेंज भी लिबरलाइज कर दिया गया कि जो ये कन्वर्ट होती है करेंसी उसमें सब प्रोसीजर्स आसान कर दिए गए अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इन सब से हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ ही लेकिन कुछ कंपटीशन इंक्रीज हुआ इंडियन फर्म्स के लिए। कस्टमर्स काफ़ी डिमांडिंग हो गए बिकॉज न्यू कस्टमर्स न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए जा रहे थे। टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही थी रैपिडली, जो कि स्मॉल फर्म्स के लिए टफ चैलेंजेस प्रोवाइड कर रही थी। वैसे जो लार्ज फर्म्स थे उनके लिए काफ़ी मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल हो पा रहा था टेक्नोलॉजी से, और कॉस्ट भी उनकी रिड्यूस हो रही थी। नेसेसिटी फॉर चेंज, आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो डिमांड एंड सप्लाई थे वो काफ़ी चेंज हो रहे थे वेरी फास्ट रेट पर, and changes in various components of business environment has made it necessary for the business firm to modify their policies. So business firms को ये modify करनी पड़ी अपनी policies, operations, planning time to time करते रहना पड़ा। Need for developing human resources, necessity for change. So जो firms थे इंडिया के, so उन्होंने न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी भी जो पॉलिसीज है, जो प्लान्स हैं उनमें चेंज किया ताकि वो इन्हें अच्छे से बीट कर सके। फोर्थ इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, वो जो ह्यूमन रिसोर्स भी थे उन्हें एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स समझने लग गए और उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे, अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल डेवलप करने लगे ताकि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। फिफ्थ इज मार्केट ओरिएंटेशन, सो सेलिंग कंसेप्ट से मार्केटिंग कंसेप्ट आ गया। अब वो गुड्स नहीं बनाए जाते थे जो बिजनेस को बनाने थे, ओनर को बनाने थे, अब वो गुड्स बनाए जाते थे जो कस्टमर्स को नीडेड थे। सिक्स इज पब्लिक सेक्टर को जो बजटरी सपोर्ट देता था गवर्नमेंट वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया ताकि पब्लिक सेक्टर अपने पे ही डिपेंड रहे, जो उसके पास रिसोर्सेज है उन्हें ही वो अच्छे से इस्तेमाल करे। मीन्स गवर्नमेंट इसलिए ज़्यादा शेयर सब प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था।